हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी के बीच उपस्थित हूं। आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे 25 अप्रैल 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं जैसे दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, एनआई, आकाशवाणी में रही हैं। आपके परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रतिदिन डेली शाम को 7:30 बजे हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे आरओ, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, झारखंड पीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी, एमपी पीएससी, बिहार पीएससी, राजस्थान पीएससी, उत्तराखंड पीएससी, सभी पीएससी एग्जाम के लिए तथा अन्य एक दिवसीय परीक्षाएं जिसमें यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, बैंक, रेलवे सभी परीक्षाएं सम्मिलित हैं। उनके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होती है। डेली हम लोग न्यूज़पेपर पर जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं न्यूज़पेपर की खबरों का कवर करते हैं। बेसिकली हमारा फोकस यही होता है कि प्रतिदिन जो न्यूज़पेपर होता है उस न्यूज़पेपर में रही जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो खबरें आपके प्रीलिम्स परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उन खबरों को आपके समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। विभिन्न वेबसाइटों को भी खंगाला जाता है जैसे पीआईबी, एएनआई और आकाशवाणी को भी। चलिए चर्चा करते हैं। उससे पूर्व मैं आपको बता दूं ये जो हमारा करंट अफेयर चलता है ये एक मासिक पैकेज के फॉर्मेट में चल रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो मासिक पैकेज के फॉर्मेट को आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्या चीजें मिलती हैं आपको मासिक पैकेज में? मासिक करंट अफेयर पैकेज अप्रैल महीने का है। यहाँ पर देखा जाए डेली शाम को 7:30 बजे आपको वीडियो क्लास मिल जाती है। डेली 10 एमसीक्यू का टेस्ट होता है आपका ऐप पर आपको डेली क्लास पीपीटी मिल जाती है। क्लास जो पीपीटी होती है ये भी प्रोवाइड कर दी जाती है। प्रिंटेबल पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी बनी हुई है। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको प्रिंटेबल पीडीएफ दे दिया जाता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। बेसिकली फायदा यही है कि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये कंटेंट अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पर एक फुल टेस्ट भी होता है महीने के एंड में आपका, और महीने के एंड में आपको पूरे महीने का कंपाइल पीडीएफ दे दिया जाता है जो एक मासिक पत्रिका की तरह होता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यमों में आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। ये मासिक पैकेज देखा जाए तो मात्र 25 रुपए में इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और एक महीने का करंट अफेयर का भरपूर लाभ आप उठा सकते हैं। कैसे ज्वाइन करेंगे वो भी देख लीजिए। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल आप गूगल ओपन करिए और गूगल पे सर्च करिए SSGCP, समसामयिक घटना चक्र पब्लिकेशन आपको सर्च करना है। समसामयिक घटना चक्र पब्लिकेशन सर्च करने के बाद आपको जाना है वीडियो लेक्चर पर। वीडियो लेक्चर आप ओपन करेंगे। वीडियो लेक्चर ओपन करने के बाद आपको फरवरी, मार्च, अप्रैल के करंट अफेयर मिल जाएंगे। हम लोगों ने 1 फरवरी से पैकेज, मतलब वीडियो तो हमारा स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी से, लेकिन जो पैकेज बना वो 1 फरवरी को बनके पैकेज हमारा तैयार हुआ था। 1 फरवरी से यहाँ पर पूरा पैकेज के फॉर्मेट में सारी चीजें लगी हुई हैं। आप ज्वाइन करना चाहें क्लिक करिए अप्रैल महीने पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको वीडियो मिलेगा। वीडियो के बगल में पीडीएफ और उसके बगल में डेली का टेस्ट लगा रहता है। आप चाहें तो यहाँ पर 1 अप्रैल की सारी चीजें, कंटेंट जो है वो एकदम फ्री है, डेमो के तौर पर है। आप देख सकते हैं, डेमो देखिए। डेमो देखने के बाद आपको पसंद आए चीजें आप ज्वाइन करिए। कैसे ज्वाइन करना है ये भी मैं आपको बता दूं। यहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, बाई नाउ का ऑप्शन दे रखा है। इस बाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना। यहाँ पर आपको मूल्य दिख रहा है 25 रुपए। ये 25 रुपए भी आपको पे करने की आवश्यकता नहीं है। आपने अगर घटना चक्र से किताबें खरीद रखी हैं और कभी घटना चक्र का क्यूआर कोड आपने स्कैन किया, जो बाहर क्यूआर कोड दे रखा है, तो उस क्यूआर कोड को जब आपने स्कैन कर रखा होगा तो यहाँ पे आप क्लिक कर देना। ठीक है, कॉइन का ऑप्शन आएगा, कॉइन पर क्लिक कर देना और कॉइन पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप कॉइन पर क्लिक करोगे तो ये मूल्य घटकर कितना हो जाएगा, ये 18 रुपए 75 पैसे हो जाएगा। और 18 रुपए 75 पैसे में ये पूरे कोर्स का लाभ आप उठा सकते हैं। इतनी चीजें आपको इस कोर्स में मिल जाती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। फिर करंट अफेयर पे आते हैं हम लोग, लौटते हैं करंट अफेयर पर। आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं, सबसे पहले दिवस से चर्चा करते हैं। विश्व मलेरिया दिवस। अब विश्व मलेरिया दिवस है, वर्ल्ड मलेरिया डे। कब मनाया जाता है वर्ल्ड मलेरिया डे? तो यहां पर देखा जाए विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल 25 अप्रैल के दिन को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। मलेरिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस रोग पर नियंत्रण, रोकथाम और इसे पूर्ण रूप से समाप्त करने के संबंधी उपायों को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा देखा जाए तो ये आयोजित एक वैश्विक पहल है विश्व मलेरिया दिवस। आगे चर्चा कर ले। वर्ष 2025 के लिए विश्व मलेरिया दिवस जो है, ठीक, वर्ल्ड मलेरिया डे जो है, इसका थीम क्या है? मलेरिया का अंत, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जागृति। ठीक है, क्या है थीम? जरूर याद रखिएगा, मलेरिया का अंत, मलेरिया का अंत, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जागृति, ये थीम है। ठीक, इस थीम को याद रखिएगा, विश्व मलेरिया दिवस का थीम है। आकाशवाणी की खबर है, यहाँ पे आप थीम को डायरेक्टली देख सकते हैं, लिखा हुआ है। ठीक, चलिए अगली खबर पर चर्चा करें तो दूसरी एशियाई योगासन प्रतियोगिता, दूसरी एशियाई योगासन प्रतियोगिता, इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है? नई दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा है। चर्चा कर ले तो दूसरी एशियाई योगासन प्रतियोगिता का आयोजन 25 अप्रैल से 27 अप्रैल 2025 के बीच नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। कहां पर? नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इसको आयोजित किया जा रहा है।
आगे हम चर्चा करें, योगासन भारत द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में 21 एशियाई देशों के 170 से अधिक एथलीट भाग ले रहे हैं। यहां पर खास बात यह है कि दूसरी एशियाई योगासन प्रतियोगिता का जो शुभंकर है उसका नाम क्या है, शिन्वा। ठीक है, क्या नाम है, शिन्वा, जो कि एक शेर है। यहां पे आप देख सकते हैं, शिन्वा इनवाइट्स यू। ठीक है, शिन्वा इनवाइट्स यू, ये ऑफिशियली देखा जाए तो पोस्टर है जो दूसरी एशियाई योगासन प्रतियोगिता हो रही है उसका, और उसी में लिखा हुआ है शिन्वा इनवाइट्स यू। तो इसका शुभंकर क्या है, शिन्वा। ठीक है, जो एक शेर है। चलिए अगली खबर पर बात करें तो अगली खबर है यहां पर सुफलाम 2025। सुफलाम 2025 के बारे में चर्चा कर ले, क्या है सुफलाम 2025, चर्चा करें। 25 और 26 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान के परिसर में सुफलम आकांक्षी नेताओं और सलाहकारों के लिए स्टार्टअप फोरम है एक। ठीक है, जो सुफलम है ये क्या है, स्टार्टअप फोरम फॉर इंस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटोर्स। ठीक है, देखा जाए कि दूसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। जो सुफलम 2025 है इसका आयोजन कहां पर हो रहा है, तो इसका आयोजन कहां पर हो रहा है, NIFTM कुंडली में हो रहा है, और ये कहां पर है, हरियाणा में पड़ता है। कहां पर, हरियाणा में। परीक्षा में आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान कहां पर अवस्थित है, ये कुंडल पड़ता है सोनीपत, हरियाणा। ठीक है, सोनीपत हरियाणा में अवस्थित है। चलिए आगे चर्चा कर लें। इसका आयोजन जो हो रहा है, इसका आयोजन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय तथा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान निफ्टेम कुंडली के सहयोग से किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखें, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। आज देखा जाए केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री जो है चिराग पासवान, उनके द्वारा ही इसका उद्घाटन किया गया। यहां पर चर्चा कर ले तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान द्वारा सरकारी योजनाओं और सब्सिडियों के माध्यम से युवा उद्यमियों के लिए व्यापार करने में आसानी बढ़ाने को ध्यान केंद्रित करते हुए इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। आगे चर्चा करें, इस आयोजन का उद्देश्य क्या है, तो इस आयोजन का उद्देश्य लक्षित पहलों के माध्यम से नवाचार, स्थिरता और उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को मजबूत करना इस पहल का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। विश्व टीकाकरण सप्ताह, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, इसके बारे में चर्चा कर ले। विश्व टीकाकरण सप्ताह एक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान है जिसका उद्देश्य दुनिया भर में टीके से रोके जा सकने वाली बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और टीकाकरण की दर को बढ़ाना है। बेसिकली टीकाकरण के माध्यम से जो होने वाली बीमारी, मतलब जो बीमारियां हैं, ठीक है, और उनको टीकाकरण से रोका जा सकता है, तो ऐसी बीमारियों पर रोक लगाने के लिए ये विश्व टीकाकरण सप्ताह जो है इसका शुभारंभ किया गया। बेसिकली WHO के द्वारा प्रायोजित है ये विश्व टीकाकरण कार्यक्रम। चर्चा कर ले, हर साल अप्रैल के आखिरी सप्ताह यानी कि 24 से 30 तारीख तक, 24 से लेकर 30 अप्रैल के बीच में जो ये विश्व टीकाकरण सप्ताह है इसको मनाया जाता है। ठीक है, चर्चा करें, विश्व टीकाकरण सप्ताह के पहले दिन यानी कि 24 तारीख को, 24 अप्रैल को नई दिल्ली में राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान, ठीक है, राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान 2025-26 का शुभारंभ किया गया। ठीक है, परीक्षा में आपसे पूछ ले, डायरेक्टली पूछ ले आपसे सीधे सीधे कि राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान 2025 की शुरुआत कब की गई, यहां पर आप टिक कर दीजिएगा, 24 अप्रैल 2025 को की गई। ठीक है, चर्चा कर ले, यह 2026 तक खसरा और रुबेला को खत्म करने के भारत के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यानी कि भारत का लक्ष्य है कि भारत 2026 तक खसरा और रुबेला को खत्म करना चाहता है। ठीक है, एरिगेट करना चाहता है कि पूरी तरीके से भारत से खसरा और रुबेला खत्म हो जाए। उस दिशा में देखा जाए तो राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला अभियान जो 2025-26 का, इसका शुभारंभ 24 अप्रैल 2025 को किया गया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा। यहां पर आप देख सकते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। चलिए आगे चर्चा करें, एम्स रायपुर में पहला स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट, चर्चा कर ले, महत्वपूर्ण हो जाता है। एम्स रायपुर में पहला स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। चर्चा करें, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मार्गदर्शन में एम्स रायपुर ने सफलतापूर्वक अपना पहला स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट किया है। इसे किडनी प्रिपेयर ट्रांसप्लांट, किडनी प्रिपेयर्ड ट्रांसप्लांट के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है?
किडनी प्रिपेयर ट्रांसप्लांट के रूप में भी इस चीज को जाना जाता है। चर्चा कर लें इस उपलब्धि के साथ ही एम्स रायपुर जो है, ठीक है, एम्स रायपुर नए एम्स संस्थानों में से पहला और छत्तीसगढ़ राज्य का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है जिसने इस जटिल और जीवन रक्षक प्रक्रिया को अंजाम दिया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला राज्य अस्पताल है या पहला राज्य संस्थान है जिसके द्वारा स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है। ठीक है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रायपुर का छत्तीसगढ़ का पहला है, ये एम्स रायपुर के द्वारा पहली बार किया गया, इस वजह से आपके परीक्षा के लिए उपयोगी भी है। आगे देखें जो स्वामित्व योजना है, ठीक है, स्वामित्व योजना के 5 साल पूरे हो गए हैं। अप्रैल 2024 में देखा जाए तो पंचायती राज दिवस जब मनाया जा रहा था 2020 में, ठीक है, तो अप्रैल 2020 में शुभारंभ किए गए स्वामित्व ड्रोन आधारित सर्वेक्षण का उपयोग करके ग्रामीण आवासीय भूमि का कानूनी स्वामित्व प्रदान करता है। ठीक है, स्वामित्व को भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा के सहयोग से पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया गया है। जो स्वामित्व योजना है इसका कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका कार्यान्वयन जो है ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग उसके साथ में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से देखा जाए तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाता है स्वामित्व योजना का। परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि स्वामित्व योजना का कार्यान्वयन कौन करता है, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वयन किया जाता है, जबकि पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग कौन कौन करते हैं, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान सेवा केंद्र के द्वारा इसका सहयोग किया जाता है। आगे चर्चा कर लें इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को संपत्ति कार्ड प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना, ऋण सुलभ कराना, विवाद समाधान और बेहतर योजना बनाना है। आगे हम चर्चा करें इस योजना के अंतर्गत 1.6 लाख गांवों के लिए 2.42 करोड़ से अधिक संपत्ति कार्ड बनाए जा चुके हैं अब तक। 5 सालों में देखा जाए तो भारत के 1.61 लाख गांवों के लिए अब तक 2.42 करोड़ से अधिक स्वामित्व कार्ड बनाए जा चुके हैं। अगली खबर क्या है, अगली खबर है अमरावती में भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटिंग गांव पर बैठक आयोजित की गई। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटिंग गांव का विकास कहां पर किया जा रहा है, आंध्र प्रदेश के अमरावती में किया जा रहा है। कहां पर, अमरावती में किया जा रहा है। और ये पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिए। ठीक है, भारत का पहला सौर गांव कहां पर है, भारत का पहला कंप्यूटिंग गांव कहां पर है, हर गांव में पुस्तकालय कहां पर, मतलब हर जो पंचायत है हर पंचायत में पुस्तकालय कहां पर है। ऐसे सवाल अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे, इंपॉर्टेंट भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। देखा जाए पॉइंट पे चर्चा कर ले तो भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटिंग गांव के निर्माण के अपने विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी के तत्वाधान में सचिवालय में जो अमरावती में अवस्थित है यहां पर एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया। IBM, TCS और L&T के प्रतिनिधियों ने विस्तृत विचार विमर्श में भाग लिया। चर्चा का मुख्य बिंदु में L&T द्वारा निर्मित एक प्रतिष्ठित भवन का डिजाइन शामिल था जिसमें IBM द्वारा प्रदान की गई उन्नत क्वांटम प्रणालियां होंगी और आने वाले दशकों में इस सुविधा का विस्तार किया जा सकेगा। मतलब देखा जाए तो बेसिकली है क्या कि L&T के द्वारा जो ये क्वांटम कंप्यूटिंग गांव है, इस क्वांटम कंप्यूटिंग गांव में लार्सन एंड टूब्रो के द्वारा एक भवन का निर्माण किया गया है। ठीक, ये क्या बनाया है, ये भवन बना रहा है। और जो IBM है, ठीक, IBM के द्वारा क्या किया जा रहा है, IBM के द्वारा यहां पर जो क्वांटम कंप्यूटिंग है उसका विकास किया जा रहा है। ठीक है, IBM के द्वारा देखा जाए तो उन्नत क्वांटम प्रणालियां प्रदान की जा रही हैं। ठीक है, तो इसी वजह से देखा जाए L&T, IBM और TCS तीनों मिलकर यहां पर अमरावती में भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटिंग गांव का विकास कर रहे हैं। ठीक, चलिए आगे चर्चा करें। उत्तर प्रदेश स्पेशल के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये यूपी स्पेशल का पॉइंट है। ठीक, जिस प्रकार से 2023 का मुख्य परीक्षा हुआ तो वहां पे GS पेपर 6 में वानिकी से संबंधित सवाल पूछा गया। मेंस में कितने नंबर में पूछा गया, 12 नंबर में पूछा गया था। ठीक, 12 नंबर में वानिकी से संबंधित सवाल आपके मेंस में 2023 का जो मेंस हुआ उसमें पूछा गया। 2024 के मेंस में भी पूछा जा सकता है, भविष्य में 2025 का मेंस देंगे। अभी आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं, PCS की तैयारी कर रहे हैं
2024 का मेंस जो दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही सो फॉर सो गुड, और जो 2026 का मेंस दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि 2025 में 2026 में जब भी आप मुख्य परीक्षा दें तो वानिकी से संबंधित जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे भविष्य में, ठीक है, वहां पर जब आप अपना आंसर लिख रहे हो तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वानिकी से संबंधित या सामाजिक वानिकी से संबंधित या पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो महत्वपूर्ण पहले हैं उन पहलों को जरूर आप मेंशन किया करिए। उससे क्या होगा, इससे आपका जो उत्तर है वो अन्य उत्तरों की अपेक्षा अधिक बेहतर दिखेगा, अधिक नया दिखेगा, अधिक इनोवेटिव दिखेगा और अधिक नंबर पाने योग्य दिखेगा। कि आप अन्य की अपेक्षा, अन्य व्यक्ति कोई लिख रहा है 12 नंबर का है, 5 नंबर 6 नंबर पाया, आप उसमें 7 नंबर 7.5 नंबर भी पा सकते हैं। वो 1 नंबर 2 नंबर बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। चलिए चर्चा कर ले। तो उत्तर प्रदेश सरकार महापुरुषों को समर्पित वनों को विकसित करने जा रही है। इसमें अटल वन, एकता वन और एकलव्य वन प्रमुख है, ठीक है। अटल वन, एकता वन और यहां पर देखा जाए एकलव्य वन प्रमुख रूप से विकसित किया जाएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर अटल वन स्थापित किया जाएगा, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर देखा जाए तो अटल वन का विकास किया जाएगा। वहीं पर राष्ट्रीय एकता के सूत्रधार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वें जन्म दिवस के अवसर पर 150वें जन्म दिवस के अवसर पर एकता वन स्थापित होगा, ठीक है। वहीं जनजातीय गौरव के प्रतीक बिरसा मुंडा भी 150वें जन्म दिवस के मौके पर एकलव्य वन स्थापित करने की योजना है, ठीक है। बिरसा मुंडा की जयंती पर देखा जाए तो जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में देखा जाए मनाया जा रहा है 150वें, और इसी अवसर पर एकलव्य वन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विकसित किया जाएगा। यहां पर एक बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन सभी पर अपनी सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रदेश में एक अटल, एकता और एकलव्य वन बनाए जाएंगे। हर जिले में एक अटल वन, एक एकता वन और एक एकलव्य वन बनाया जाएगा। साथ ही साथ जो शहीद और वीर सेनानी है उनके लिए जो शौर्य वन है, हर जिले में शौर्य वन भी विकसित किया जाएगा। महाकुंभ की सफलता के आयोजन की स्मृतियों में देखा जाए, ठीक है, त्रिवेणी वन का विकास किया जाएगा प्रयागराज में। कहां पर? प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश सरकार जो है ये 2025 में देखा जाए तो जो पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा होगा, तो हर साल आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार 25 करोड़ पौधे लगा रही है, 5 करोड़ पौधे लगा रही है। 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है इस बार। उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। और इसी वजह से जब आप देखेंगे वन स्थिति रिपोर्ट देख रहे होंगे तो वन स्थिति रिपोर्ट में आप देखेंगे कि जो वृक्षावरण की संख्या है, सर्वाधिक वृक्षावरण वृद्धि दर्ज करने वाले 3 राज्य, 4 राज्य, 5 राज्यों की जब आप सूची देखते हैं तो उसमें उत्तर प्रदेश को आप शुमार पाते हैं कि उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? उत्तर प्रदेश के जो ये प्रयास है उत्तर प्रदेश सरकार के, जो लगातार वनावरण में वृद्धि हो रही है, ये वृक्षावरण जो किया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, इन्हीं सब के कारण से हो रहा है। और एक खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा देखा जाए तो हर नगर निगम में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में हर नगर निगम में ऑक्सी वन का विकास किया जाएगा, ठीक है। ये कहां कहां पर किया जाएगा? ये नगर निगम में भी किया जाएगा और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की 200 नगर पालिका परिषद जो होती है, ठीक है, नगर पालिका परिषद, यहां पे जो अध्यक्ष होता है उसको मेयर कहा जाता है और यहां पर जो अध्यक्ष होता है उसको नगर पालिका अध्यक्ष कहा जाता है, ठीक है। यहां पर जो सदस्य के रूप में होता है नगर निगम में उसको पार्षद कहा जाता है, जबकि जो नगर पालिका होता है, नगर पालिका में जो सदस्य होता है उसको सभासद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहां पर पार्षद कहा जाता है और यहां सभासद कहा जाता है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। आपको ये बताना है, आपके लिए एक सवाल है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम है, ठीक है, कितने नगर निगम है ये आपको बताना है। और सबसे नवीनतम कौन सा है? सबसे नवीनतम नगर निगम कौन सा उत्तर प्रदेश में? ये 2 प्रश्न है आपके लिए जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए अगले प्रश्न पे चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश में पहले इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग केंद्र को मंजूरी मिल गई है मुख्यमंत्री के प्रयास से, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा लाइन जो है मैच हो गया है। तो मुख्यमंत्री के प्रयासों से केंद्र सरकार ने ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास क्षेत्र जो ईडा है, इसमें प्रदेश के पहले इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के निर्माण को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सेक्टर 10 में बनने वाले क्लस्टर में देखा जाए तो 539 करोड़ रुपए की लागत से
206 एकड़ जमीन पर विकसित किया जाएगा। जो ये क्लस्टर है, इस क्लस्टर का निर्माण ईडा में 539 करोड़ रुपए की लागत से देखा जाए तो 206 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार कितना सहयोग देगी, तो केंद्र सरकार 144.48 करोड़ रुपए का सहयोग देगी। बाकी 393.90 करोड़ रुपए जो है वो ईडा की ओर से खर्च किया जाएगा। ईडा मतलब यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास क्षेत्र की ओर से खर्च किया जाएगा। इससे क्या होगा, क्लस्टर बनके तैयार हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश क्या होगा कि उत्तर प्रदेश निकट भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के हब के रूप में बन के उभरेगा। क्लस्टर में ऑटोमोटिव, कंज्यूमर, मेडिकल, इंडस्ट्रियल, टेलीकॉम, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देने की योजना है। इसके अलावा 176 रेडी टू यूज आरसीसी फैक्ट्री सेट्स की सुविधा भी यहां पर उपलब्ध होगी जो क्लस्टर होंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो 2 फ्लैटेड फैक्ट्रिया कॉम्प्लेक्स भी बनाए जाएंगे जिसमें कुल 176 यूनिट्स होंगी ताकि छोटे और मध्यम उद्योगों को तुरंत निर्माण कार्य शुरू करने की सुविधा मिल सके। ठीक है, यहां पर छोटे छोटे जो 2 फ्लैटेड फैक्ट्रियों का निर्माण भी किया जाएगा जिससे क्या हो जाएगा, जो छोटे उद्योग है वो तुरंत अगर किसी चीज का निर्माण करना चाहते हैं तो उनके यूनिट्स 176 यूनिट्स की स्थापना यहां पर की जाएगी ताकि छोटे और मध्यम उद्यम जो है ये अपना तुरंत निर्माण कार्य शुरू कर सके। और इससे होगा क्या कि निकट भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उत्तर प्रदेश विकसित हो जाएगा। आगे हम चर्चा करें, कुमार मंगलम बिरला जो है इनको लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह है कुमार मंगलम बिरला, देखा जाए पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है इनको। तो चर्चा करें, आदित्य बिरला समूह के चेयरमैन और पद्म भूषण पुरस्कारों से सम्मानित कुमार मंगलम बिरला को 24 अप्रैल को मुंबई में एक समारोह के दौरान देखा जाए तो आरएसएस के प्रमुख जो है मोहन भागवत, इनके द्वारा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया 2025 के लिए, तो आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन है, क्या नाम है, कुमार मंगलम बिरला। ठीक है, यहां पर कुमार मंगलम बिरला को सम्मानित किया गया है। आगे चर्चा कर ले, आदित्य बिरला को भारत की विकास गाथा को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, जो भारत की विकास गाथा है उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मानित करने के लिए इनको लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से नवाजा गया है। आगे चर्चा कर ले, IISc टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत के शीर्ष संस्थान, ठीक है, जो IISc टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग जो जारी की गई एशिया के लिए, ठीक है, उसमें देखा जाए तो IISc बेंगलुरु जो है भारत की शीर्ष संस्थान बन के फिर से उभरी है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 की घोषणा 23 अप्रैल को की गई जिसमें एशिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों की एक जो शीर्ष विद्यालय है उनको प्रस्तुत किया गया। देखा जाए तो इस वर्ष की रैंकिंग में 35 देशों के क्षेत्रों 35 देशों और विभिन्न क्षेत्रों के जो एशिया के विभिन्न क्षेत्र है वहां से देखा जाए तो एशिया के 35 देशों और विभिन्न क्षेत्रों से कुल 853 विश्वविद्यालयों को इस रैंकिंग में शामिल किया गया जो शोध, शिक्षण और नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो रैंकिंग जारी की गई एशिया के लिए, इसमें एशिया के 35 देशों और क्षेत्रों के कुल कितने 853 संस्थानों को शामिल किया गया है। चर्चा कर ले, यहां पर देखा जाए जो IISc बेंगलुरु है, ठीक, IISc बेंगलुरु जो है इसको कौन सी रैंक मिली, इसको 38वां स्थान मिला है। ठीक है, कौन सा स्थान मिला है, 38वां स्थान मिला। इसका रैंक जरूर याद रखिएगा। टॉप 100 में देखा जाए तो एकमात्र भारतीय संस्थान IISc बेंगलुरु ही है। ठीक है, चर्चा करें, चीन ने एक बार फिर वर्चस्व अपना कायम रखा है। चीन के सिनहुआ यूनिवर्सिटी और पेकिंग यूनिवर्सिटी पहले और दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है, जो सिनहुआ यूनिवर्सिटी है पहले स्थान पर, पेकिंग यूनिवर्सिटी जो है ये दूसरे स्थान पर है। सिंगापुर देखा जाए तो सिंगापुर ने भी अपनी स्थिति मजबूत की है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर तीसरे स्थान पर है और नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जो नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है ये कहां पर है, ये भी सिंगापुर में ही है। ठीक है, ये भी सिंगापुर में ही है, ये चौथे स्थान पर है। तो आपने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों का स्थान देख लिया। और जो IISc बेंगलुरु है, ठीक, IISc बेंगलुरु इसका कौन सा स्थान है, तो इसका देखा जाए तो टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इसका 38वां स्थान है। टॉप 100 में एकमात्र भारतीय संस्थान कौन सा है, IISc बेंगलुरु ही है। ठीक है, तो यहां पर आज की महत्वपूर्ण खबरों पे हमने चर्चा किया। कुछ प्रश्न है आपके लिए जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
पहला प्रश्न क्या है कि दूसरी एशियाई योगासन प्रतियोगिता 2025 का शुभंकर क्या है? शुभंकर आपको बताना है। योगराज, सिंहेश्वर, शिनवा या योगेंद्र। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखा है, चारों में कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 2025 में विश्व मलेरिया दिवस का थीम क्या है? मलेरिया मुक्त भारत, मलेरिया उन्मूलन की ओर, मलेरिया का अंत, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जागृति। ऑप्शन डी कह रहा है रोको मलेरिया, बढ़ाए स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एम्स रायपुर ने किस प्रक्रिया के तहत अपना पहला स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक संचालित किया है? लीवर ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, किडनी पिपेट ट्रांसप्लांट या किडनी डायरेक्ट ट्रांसप्लांट? बताइए कौन सी प्रक्रिया है जिसके तहत पहला स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट संचालित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वर्ष 2025 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आनंद महिंद्रा को, रतन टाटा को, कुमार मंगलम बिरला को या मुकेश अंबानी को? ठीक है, किसको सम्मानित किया गया है बताइएगा। और अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है? टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत की ओर से शीर्ष पर कौन सा संस्थान रहा है? आईआईटी दिल्ली, जेएनयू, आईआईएम अहमदाबाद या आईआईएससी बेंगलुरु? यहाँ पे 4 प्रश्न है, सॉरी 5 प्रश्न है। इन 5 प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो पसंद आया करे तो अपने दोस्तों के साथ साझा किया करिए। ठीक है, लाइक करिए। आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या आपका जो पेड ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप कम्युनिटी बनी हुई है, वहां पर आप सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।